तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और नया टॉपिक एमपीपीएससी प्री का 7th यूनिट का टॉपिक 7th यूनिट की बात कर रहे थे हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में भी। तो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं हेल्थ इंडिकेटर्स या स्वास्थ्य सूचक। देखिए, स्वास्थ्य सूचक सामान्य शब्दों में समझेंगे अगर तो होता क्या है, तो स्वास्थ्य की सूचना देने वाले कुछ मापक है ना, वही तो होंगे स्वास्थ्य सूचक, यानी जो स्वास्थ्य की सूचना दे रहे हैं। तो ऐसे मापक क्या हो सकते हैं? मापक कहने का मतलब कि जिनकी मेजरमेंट किया जा सके, माप किया जा सके। ऐसी चीजें इसमें नहीं ली जाएंगी जिनका कि मापन हो ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की औसत आयु कितनी है। अगर बहुत लंबी दीर्घायु है वो लोग, तो स्वास्थ्य सूचक क्या है? एक पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं, वहां के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसी प्रकार बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर, ये सब के आंकड़े बहुत कम है, मतलब बहुत कम मृत्यु हो रही है, ऐसी तो बहुत अच्छा है ना। इसी प्रकार देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक कितनी है। स्वास्थ्य कर्मचारी या स्वास्थ्य वर्कर जो हैं, यानी कि डॉक्टर, नर्स और जितना भी स्टाफ है, इनकी संख्या कितनी है वहां की जनसंख्या के अनुपात में। तो इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन जो है, यही सारे इंडिकेटर्स जो है, ये सब के सब स्वास्थ्य सूचकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं हम लोग कि स्वास्थ्य सूचक अगर कोई पूछ ही लेता है, मान लीजिए कहीं से मेंस में भी आ गया, हालांकि है तो प्री का टॉपिक, लेकिन कई बार 3 मार्कर में आ जाता है। तो देखिए, स्वास्थ्य सूचक क्या होगा? किसी व्यक्ति, जनसंख्या या पर्यावरण की एक विशेषता जो मापन के अधीन हो। मापन के अधीन हो मतलब जिसको मापा जा सके और जिसके उपयोग से किसी व्यक्ति या समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाया जा सके, यही स्वास्थ्य सूचक होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि स्वास्थ्य सूचक किन किन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग और इनकी गणना कैसे की जाती है। नंबर 1 लेंगे मृत्यु दर। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे हिंदी में अशोधित मृत्यु दर भी लिखा होता है। ये मैंने लिखा है CDR, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों में, किसी भी एक वर्ष में, प्रति वर्ष लिख दिया है मैंने, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये होगी मृत्यु दर। ठीक, वर्तमान में भारत में ये 7.2 है, यानी 1000 व्यक्तियों में 7.2 लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक, अगला देखिए शिशु मृत्यु दर IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहां भी वही है, 1000 जीवित, एक वर्ष में 1000 जीवित जन पर मरने वाले शिशुओं की संख्या। अब शिशु कहां तक लिए जाते हैं? एक वर्ष तक की आयु तक के जितने ही बच्चे होंगे वो शिशु में काउंट होते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया है एक वर्ष से कम शिशु। ठीक है, जीवित जन यानी ऐसे बच्चे जो जन्म तो जीवित लिए हैं, मतलब जन्म उनका सही हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ हुए हैं, लेकिन एक वर्ष के भीतर अगर उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो वो सारे बच्चे जो एक वर्ष के भीतर जिनकी मृत्यु हो रही है, वो शिशु मृत्यु दर में उनको काउंट किया जाएगा। ये भी 1000 में ही लिया जा रहा है। अगली है मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। देखिए, मातृ मृत्यु दर जो है ये लिया जाता है, केवल यही एक ऐसा रेट है, ऐसा इंडेक्स है जिसमें 1 लाख लिया जाता है। 1 लाख जीवित जन पर मरने वाली माताओं की संख्या। कहने का मतलब, मान लीजिए 1 लाख माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को, सबने एक एक बच्चों को जन्म दिया, 1 लाख बच्चों का जन्म हो गया। अब उन 1 लाख माताओं में से कितनी ऐसी माताएं हैं जो कि जीवित नहीं रह पाई? ठीक है, कारण क्या होगा? गर्भावस्था के कारण या प्रसव के दौरान ऐसी कुछ विकट परिस्थिति हो गई जिससे वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाई और उनकी मृत्यु हो गई। उन सबको इसमें काउंट किया जाएगा। वर्तमान में ये जो है ये है 97। तो शिशु मृत्यु दर भी याद रखिएगा, वर्तमान में ये है 33, 2020-21 की गणना है ये, और ये 97। अगला है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो कितने वर्ष तक जिएगा, इसकी आशा, यानी हम अनुमान लगाते हैं। ये अनुमान कैसे लगाया जाता है?
पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि औसतन व्यक्ति कितना जी रहे हैं। वही औसतन व्यक्ति जितना जीते हैं वही तो जीवन प्रत्याशा होती है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, लोग स्वस्थ होते जाएंगे, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, तो जीवन प्रत्याशा बढ़ती जाएगी। औसत आयु जैसे बढ़ेगी वैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ती जाएगी। जब हम लोग आज़ाद हुए या 1950 के दशक की भी बात कर लें तो यहाँ व्यक्तियों की औसत आयु थी मात्र 38 वर्ष, 38 ईयर्स। अब बढ़ के हो गई है कितनी? 69.4, यानी लगभग 70 मान सकते हैं इसको, 69 ही मान लीजिए। चलिए 69 साल अब जीवन प्रत्याशा है 2021 में। यानी कोई व्यक्ति जब जन्म लेगा बच्चा तो कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, ये औसत है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। चलिए अब अगली चीज़ ले लेंगे हम लोग, डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात, यानी एक डॉक्टर कितनी जनसंख्या के लिए है। तो डॉक्टर जनसंख्या अनुपात ये वर्ष 2022-23 का ही है। हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने राज्यसभा में जो बताया था वो आंकड़ा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1:834, यानी एक डॉक्टर 834 लोगों का इलाज कर रहा है, या 834 जनसंख्या या लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। ठीक है। अब इसमें स्वास्थ्य सूचकों में बच्चों का कद, वजन आदि भी देखा जाता है कि औसत से कम अगर कद है, बच्चे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये स्वास्थ्य सूचक एक अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। इसी प्रकार वजन की बात करेंगे तो अगर कोई बच्चा 250 ग्राम से जिसका वजन कम है तो ये बच्चा स्वस्थ नहीं माना जाएगा। ठीक। इसी प्रकार टीकाकरण, सार्वभौमिक टीकाकरण होना चाहिए। जितने ही बच्चे यानी 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो स्वास्थ्य सूचक ये नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। तो लोगों की पहुंच कैसे होगी? ये सस्ती होनी चाहिए और सुलभ होनी चाहिए। सुलभ का मतलब मेरा ये है कि जो भी ऐसे रिमोट एरिया है वहाँ पे भी स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए कुछ पर्यावरण सूचक भी होंगे। पर्यावरण अगर अच्छा नहीं तो सीधी सी बात है पर्यावरण का सीधा प्रभाव मनुष्य के, मानव के स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए, स्वच्छता सुविधा प्राप्त आवास होना चाहिए। स्वच्छता सुविधा प्राप्त आवास का मतलब यहाँ पे मुख्य रूप से शौचालय आदि की व्यवस्था घरों में होनी चाहिए। ठीक है। इसमें आप और भी ले सकते हैं, स्वच्छ वायु, हर कुछ ले सकते हैं। जैसे ओजोन बढ़ रहा है या ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, इन सब से परेशानी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। अब आजकल स्वास्थ्य सूचकों में एक चीज़ और लिया जाता है, जीवन स्तर को भी लिया जाता है। और जीवन स्तर जब यहाँ पे लेते हैं तो ये है जीवन स्तर में किसको? PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ठीक है। अब PQLI में क्या लिया जाता है? शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा देखी जाती है और साक्षरता दर। इन तीनों चीज़ों के आंकड़े मिला के बनता है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ठीक है। तो ये हो गया PQLI। अब एक नई चीज़ आजकल बहुत चल रही है वो है सुलिवन इंडेक्स। हालांकि इसका प्रीलिम्स में पूछना मुश्किल है लेकिन आ भी सकता है ना। तो सुलिवन इंडेक्स ये क्या होता है? देखिए इसका एक नाम और है DFLE। इससे आप लोग कुछ समझ पाएंगे। डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपंगता मुक्त जीवन प्रत्याशा की गणना की विधि है ये सुलिवन इंडेक्स। इसमें क्या किया जाता है? किसी भी आयु में, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल, 40 साल या 25 साल का कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग युवा लोग हैं, 25 साल के हैं, अब आपके जीवन में ये एक अनुमान लगाया जाएगा कि आपके आगे के कितने वर्ष रहेंगे जो अपंगता मुक्त रहेंगे। यहाँ अपंगता या दिव्यांगता से मतलब नहीं है। अपंगता कहने का मतलब है कि जब आप वृद्धावस्थाएं पहुँच जाएंगे तो ऐसी भी एक आयु आती है वृद्धावस्था में जब व्यक्ति अपने सारे कार्य नहीं कर पाता है ना। थोड़ा सा वो डिसेबिलिटी आ जाती है। डायरेक्टली डिसेबिलिटी नहीं आई है लेकिन वो पूरे के पूरे काम नहीं कर पाएगा या उसी ऊर्जा से, उत्साह से नहीं कर पाएगा। तो उस आयु को कि जब वो अपने पूरे के पूरे कार्य या उसी उत्साह से या ऐसे कठिन कार्य जो अब कर ले रहे हैं तब नहीं कर पा रहे हैं,
वो जो उम्र आएगी, वो जो एक टाइम आएगा, उसको हटा के जितनी आयु बचेगी, जो आप स्वस्थ जीवन जीते हैं, मतलब कि अपने सारे कार्य स्वयं कर ले रहे हैं, वो आयु मापता है सुलिवन सूचकांक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक जो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।